अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.13। तो 1.13 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन, कि इसमें से कौन से सवाल जो ये दिए गए हैं कौन से प्रपोर्शन में हैं, यानी इक्वल हैं, यानी तनासुब उनका, और कौन से नॉट इन प्रपोर्शन और कौन से गैर इक्वल हैं। तो अगर हम प्रपोर्शन की बात करें तो पहले अगर हम इस बॉक्स को देख लें, पेज नंबर 49 पर है अ प्रपोर्शन इज़ अ मैथमेटिकल कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज़, कि दो रेशोज़ का जो कंपैरिजन है उसका जब हम मुवाजना करते हैं उसे कहते हैं प्रपोर्शन। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ ऑर्डिनेट्स प्रपोर्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय, ये जो चार इस तरह से डॉट्स लगे हुए हैं ये कॉमास में, इसको कोटेशन कहते हैं, यानी डबल कोटेशन में जब कोई ख़ास बात या कोई ख़ास लफ्ज़ हो उनको इन डबल कोटेशन में लिखा जाता है। तो इसका मतलब है कि ये प्रपोर्शन इक्वल के साइन में चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी लफ्ज़ यूज़ हुआ है ऑफ टू रेशोज़। उसके बाद देखें कि यहाँ पर 5:10 प्रपोर्शन 9:18। तो अगर इसमें वो कह रहे हैं इनको हम A, B एंड C, D से ज़ाहिर करते हैं, तो ये पहला जो इसका एलिमेंट है ये कहलाएगा A इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट and B is called the second element and C is called the third element and D is called the fourth element in of proportion। तो जो हमारे पास इसका पहला सवाल है वो है 7:2 proportion 35:10। तो अगर मैं इसको आपको पहले इस एग्जांपल से बता दूं कि हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 9 है पेज नंबर 49 पर 16:10 proportion 32:22। तो इसमें हमें ये जो दरमियान वाले दो लफ्ज़ हैं ना, ये जो डिजिट्स आए नंबर आए 10 एंड 32, इनको कहते हैं मीन्स, यानी वस्तें, ठीक है, दरमियान वाले, वस्त वाले। और ये होते हैं एक्सट्रीम्स, यानी तरफैन, बाहर वाले। तो इधर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो मीन्स हैं और जो एक्सट्रीम्स हैं, और प्रपोर्शन का साइन इक्वल में चेंज हो जाएगा। तो इधर पहले इन्होंने तरफैन को मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर वस्तैन को, और इनका आंसर अगर इक्वल आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है। हेंस दीज रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, तो ये प्रपोर्शन में यानी इक्वल है, ठीक है। ऊपर मैंने आपको बॉक्स में बताया कि इसका मतलब इक्वालिटी, दो रेशियोज में इक्वालिटी को ज़ाहिर करना होता है। इसी तरह जो एग्जाम्पल 2 है उसके अंदर आंसर इक्वल नहीं आ रहा, तो इक्वल के साइन पर ये 9 लगा दिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो हेंस दीज रेशियोज आर नॉट इन प्रपोर्शन, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 7:2 प्रपोर्शन का साइन है, ये सिंबल क्या रख सकते हैं हम उसको 35:10। तो हम लिख सकते हैं कि हम इनको जब हल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी ये दो मल्टीप्लाई होंगे, दूसरा और तीसरा ये बराबर होगा इस तरफैन के, यानी 7 और 10 के। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब ये दो हैं, और प्रोडक्ट ऑफ इनका यानी कि मल्टीप्लाई, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब 7 और 10 की मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले हमने मीन्स लिखा है यानी वस्त वाले हैं, तो 2 × 35 एंड 7 × 10, ये हो गए इनके एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट। और ये प्रपोर्शन का साइन हमने इक्वल के साइन में चेंज किया। रेशो का साइन डिवाइड के साइन में चेंज होता है और प्रपोर्शन का साइन इक्वल के साइन में चेंज होता है। तो देखें 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 70। तो हम लिख सकते हैं 70 इक्वल है 70 के, एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, हेंस दीज रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, कि ये इक्वल है, ये रेशियोज आपस में इक्वल है। अब हम इसका देख लेते हैं सेकंड पार्ट 2:6 प्रपोर्शन 5:20। तो फिर से हम लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। तो देखें इधर मीन्स पहले लिखा है तो 6 मल्टीप्लाई होगा 5 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 20 से। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 आता है, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आता है। ये नॉट इक्वल है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमने ये साइन नहीं लगाना, ठीक है।
तो अगर हम ये 30, ये साइन हमने इक्वल का नहीं लगाना क्योंकि ये नॉट इक्वल है, इस तरह से, ठीक है। एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। ये जवाब में यहाँ पर नहीं लगाना नॉट इक्वल, क्योंकि अभी तो हमने फाइंड नहीं किया ना, लेकिन इस फार्मूले के तहत हम इनको हल करें, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। हमने मीन्स को मल्टीप्लाई किया और ये जो इसके तरफेन थे एक्सट्रीम्स, इनको मल्टीप्लाई किया, लेकिन आंसर में फिर लगाना है इक्वल या नॉट इक्वल का साइन, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया कि ये नॉट इक्वल है, और इधर भी एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, हेंस दीज रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 16:12 प्रोपोर्शन 4:3। इस रेशियो को निस्बत भी कहते हैं उर्दू में। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो इस फार्मूले के तहत हम इनको हल कर रहे हैं। 12 मल्टीप्लाई होगा 4 से और 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी 48 आता है। तो ये इक्वल है। एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इनकी मल्टीप्लिकेशन वस्तान की और तरफेन की ये इक्वल है, हेंस दीज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। अब हम इसका देख लेते हैं पार्ट 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। तो 4 पार्ट है हमारे पास 10:8 प्रोपोर्शन 70:56। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लिख लेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 70, 800, 8 7 56, 10 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 आ जाएगा। 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 0 का इजाफा। तो ये दोनों इक्वल हैं, हम लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, हेंस दीज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। अब इसका पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास 15:50 प्रोपोर्शन 9:30 प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 50 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ एंड 15 मल्टीप्लाई होगा 30 के साथ। तो 900, 9 4 45। इधर 15 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आता है, 0 का इजाफा। तो ये भी इक्वल हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं दीज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं 20:4 प्रोपोर्शन 3:40। तो सेम उसी तरह फार्मूला लिख के 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 20 मल्टीप्लाई बाई 40। तो ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। 20 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। 2 4 8, 1 0 ये और 1 0 ये 800। तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, हेंस दीज रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन, कि ये इक्वल नहीं है, ये रेशियोज आपस में बराबर नहीं है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वेरिएबल जो इसमें दिया गया है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। वेरिएबल की उर्दू मुतग़य्यरात है। मुतग़य्यरात का मतलब तब्दील होने वाली, यानी एक्स की कीमत कभी हमारे पास 58 है तो कभी 18 है तो कभी 3.9 है कभी, यानी कि ये अपनी वैल्यूज़ को चेंज करता रहता है एक्स, इसलिए इसको मुतग़य्यरात यानी वेरिएबल कहते हैं। तो ये भी उसी तरह ही हल होगा। देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो इसमें मीन्स यानी ये अंदर वाले 6, ये 6 और x है, 6 और x है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। x पहले लिखें या 6 बाद में, या 6 पहले लिखें x बाद में, एक ही बात है। और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से। अब देखें इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 6 जाके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। अगर मल्टीप्लाई ना भी करें तो भी 6 इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ, क्योंकि इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6 इसके नीचे आ जाएगा। अब देखें इसको हम 2 के टेबल पे कट कर सकते हैं। 2 3 6, 2 2 4, ये 5 है, 1 कैरी, 2 5 10। अब 7 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 175 ओवर ये 3। तो ये 3 आ गया। अब हम 175 को अंदर रखकर 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 5 15, 17 में से 15 माइनस होगा तो बाकी 2, ये 5 नीचे, 3 8 24, 25 में से 24 माइनस करेंगे 1, ये 1 छोटा, 3 बड़ा, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 3 3 9। फिर 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, तो 1 3 से छोटा, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 3 3 9। तो ये इस तरह हमारे पास आंसर आएगा 58.33। तो ये x का हमारे पास वैल्यू आ गई, आंसर आ गया 58.33। अब हम इसका देख लेते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 है इसका y:8 प्रोपोर्शन 45:20। तो फिर से लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। आप यूँ भी लिख सकते हैं कि पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
स्ट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, क्योंकि आपस में इक्वल है ना। अब देखें ये 8 मल्टीप्लाई होगा 45 से और y मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से। तो अब ये 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर हम 4 के टेबल पे कट करें, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20 एंड 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45 और 2 9 ज़ार 18। तो हमारे पास आंसर आता है 18 इज इक्वल टू आई, यानी y इज इक्वल टू 18। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 18। देखें कि ये जो सवाल है ना y, यही वाला y रेशो 8 प्रोपोर्शन 45 रेशो, ये आ गया हमारे पास 20। तो रेशो को हम डिवाइड में चेंज करते हैं, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं y ओवर 8 प्रोपोर्शन इक्वल में चेंज होता है 45, ये रेशो डिवाइड में चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा 20। अब y वैसे 45 ओवर 20, वैसे 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर से 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20 एंड 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। ये मेथड जिसको आसान लगे वो इस मेथड से कर ले, और ये मेथड जिसको आसान लगता है वो इस मेथड से भी कर सकता है। तो हम इसका देख लेते हैं पार्ट 3। तो ये है z रेशो 9 प्रोपोर्शन 15 रेशो 35। तो प्रोडक्ट ऑफ x स्ट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मैंने अब ये पहले इसलिए लिखा कि इसके अंदर हमारे पास फाइंड करने वाला वेरिएबल आ रहा है। तो z और 35 को मैंने पहले लिखा, ये इसके तरफेन थे, और वस्ताइन को बाद में लिखा 9 मल्टीप्लाई 15। अब देखें कि ये 35 z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखें 5 पे टेबल पढ़ें, 5 7 ज़ार 35, 5 3 ज़ार 15। अब ये मज़ीद कट नहीं हो सकते, तो 9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 ओवर 7 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 7 3 ज़ार 21, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, और ये 27 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब ये 6 पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, क्योंकि 6 7 से छोटा है। 7 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे 56, 60 में से 56 को माइनस करेंगे तो बाकी 4 बचेगा। 4 7 से छोटा पॉइंट लगा हुआ, 0 का इजाफा कर सकते हैं। 7 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 35। अब देखें कि हम इनको राउंड ऑफ कर सकते हैं। पॉइंट के बाद देखें ये क्या आ रहा है 8 5, तो 5 अगर आ जाए तो उसका हम 1 पिछले नंबर में ऐड कर देते हैं, 1.5 में हमने पढ़ा था। तो ये बन जाएगा 8 + 1 9। तो हमारे पास आंसर आता है बुक में 3.9। ठीक है, ये इसलिए लिखा है कि बच्चे फिर ये समझ होते हैं कि पॉइंट के बाद फ़ौरन 9 आ रहा है तो 9 से मल्टीप्लाई करें। 9 से तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ना, तो ये राउंड ऑफ होने के बाद इसमें ऐड हुआ 8 के अंदर, क्योंकि ये 5 था। 5 6 7 8 9 हो तो उसका 1 पिछले नंबर में ऐड हो, ये हो सकता है, तो इसलिए ऐड हुआ तो ये आया 3.9। अब हम इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है हमारे पास W रेशो 2 प्रोपोर्शन 24 रेशो 18। तो इधर भी हम ऐसे लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ x स्ट्रीम्स, क्योंकि हमारे पास तरफेन में वेरिएबल आ रहा है ना, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो W मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 से, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से। अब 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये हो जाएगा डिवाइड। तो अगर हम इसको 2 के टेबल पे कट कर देते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18। अब उसके बाद देखें 3 के टेबल पे कट हो सकते हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24। तो 8 ओवर 3 आता है हमारे पास। 8 ओवर 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 2 ज़ार 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 3 6 ज़ार 18, फिर से बाकी बचेगा 2, 3 6 ज़ार 18। तो ये आता है 2.66। तो ये भी राउंड ऑफ हुआ है 6, क्योंकि 5 से बड़ा है। 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उसका एक पिछले नंबर में ऐड कर देते हैं, राउंड ऑफ हो जाता है, 2.7 बन जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 2.7। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 से पहले अगर हम बुक में देखें कि यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी तनासुब रास्त, एंड दूसरा है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी इनवर्स प्रोपोर्शन तनासुब माकूस। तो इसमें बता रहे हैं कि पेज नंबर 50 है, 2 क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि 2 मिकदारें तनासुब रास्त कहलाएंगी इफ़ इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes द इंक्रीज और डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशो। कि अगर एक मिकदार के बढ़ने या कम होने से दूसरी मिकदार भी उसी तनासुब से बढ़े या कम हो तो ये कहलाती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी तनासुब रास्त। और अगर एक मिकदार बढ़ रही हो और एक मिकदार कम हो रही हो, यानी
ये यहाँ पर बताया गया टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज द डिक्रीज दी, ठीक है, कि एक चीज़ बढ़ रही है जबकि दूसरी चीज़ कम हो रही है, और इंक्रीज यहाँ पर और के बाद डिक्रीज, तो ये एक चीज़ कम हो रही है जबकि दूसरी चीज़ बढ़ रही है इन द अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशो, उसी मिकदार से। तो मैं आपको इंशाल्लाह सवालों में एक्सप्लेन इसको कर दूँगा। तो चलें हम देखते हैं अपने सवाल नंबर 3 को। उसके अंदर हम देखेंगे कि हमने कौन सा प्रपोर्शन लगाना है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर दोनों मिकदारें बढ़ें या दोनों मिकदारें उसी तनासब से कम हों तो ये होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन यानी तनासब रास्त, और अगर एक मिकदार बढ़े और एक कम हो या एक मिकदार कम हो दूसरी बढ़े तो यह कहलाएगा इन डायरेक्ट प्रपोर्शन यानी तनासब माकूस। तो हमारा सवाल नंबर 3 है, इफ़ 7 kg पोटैटोज कॉस्ट इज़ 140 रुपीज़, कि अगर 7 kg पोटैटोज हों और उनकी कीमत हो 140 रुपये, हाउ मच वी पे फॉर 12 kg पोटैटोज़, तो हम 12 kg पोटैटोज़ की क्या कीमत अदा करेंगे। तो देखें कि ये सवाल अक्सर बच्चों को मुश्किल लगते हैं, स्टेटमेंट वाले ग्रैमर वाले। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन सवालों की अच्छे से समझ आए और इनको लिखना कैसे है कि यहाँ पर पोटैटोज़ और कॉस्ट कैसे लिखना है। देखें पहले आप सवाल में ये चीज़ देखें कि किस वेरिएबल से पहले या किस लफ्ज़ से पहले या यूनिट्स से पहले, यूनिट्स ये केजी, आरएस, किलोमीटर, तो वेट ग्राम में, तो ये यूनिट से पहले जो लफ्ज़ आ रहे होंगे पहले उन पर गौर करना है, हमने वही लिखने हैं, ठीक है। और हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी डेज, कुछ भी हाउ के साथ जो चीज़ होगी फाइंड करने को उसको हम इस साइड पे लिखेंगे, ठीक है, उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे। आप इसको लेफ़्ट साइड पर भी लिख सकते हैं। अब देखें इफ़ 7 kg पोटैटोज़, ठीक है, 7 kg पोटैटोज़, 7 के साथ kg पोटैटोज़ आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 12 kg पोटैटोज़, ये सेम टू सेम हो गए, 7 के यहाँ पर 12, यहाँ kg, यहाँ पोटैटोज़, यहाँ भी पोटैटोज़। तो जो 2 बार रकमें दी गई होंगी तो उसको हम पहले लिख लेंगे पोटैटोज़ इन kg, कि इनका आलू का वज़न किलोग्राम में है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जो फाइंड करने वाली होगी वो यहाँ लिख देंगे हाउ मच वी पे, कि हम कितना अदा करेंगे, अदा किस में करेंगे, पैसों में, क्योंकि यहाँ पर रुपीज़ बताया गया ना, तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पर कॉस्ट, ठीक है। अब देखें सवाल को रीड करें, 7 kg पोटैटोज़, तो पोटैटोज़ 7 kg हैं, कॉस्ट उनकी क्या है 140, तो ये 140। हाउ मच वी पे फॉर 12 kg, तो 7 के बाद आ रहा है ना 12, तो हम 7 के बाद लिखेंगे 12, और हाउ मच की जगह x, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब एरो लगाने हैं। एरो के लिए मैं आपको ये मेथड समझाऊंगा कि जिस भी रकमों में, ये जो 2 रकमें हमारे पास 140 और x है, x वाली रकमें आएँ उसमें आपने एरो ऊपर को लगाना है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन तनासब रास्त में एरो ऊपर को लगता है, इसमें आपने हमेशा एरो लगाना है ऊपर, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि इसमें एरो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा या नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, वो हम पहले देख लेते हैं कि अगर 7 kg पोटैटोज़ 140 के हैं, ठीक है, अगर 7 किलो के पैसे 140 रुपये हैं तो 12 kg के पैसे कितने होंगे। तो एक अंदाज़ा लगाएं हम इनको देखते हुए कि 7 kg अगर 140 के हैं तो 12, 7 से बड़ा है ना 12, तो 12 के पैसे भी ज़्यादा होंगे। 7 के अगर 140 हैं तो 12 के 140 से भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ बढ़ेगी, 7 से 12 हुई तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, यानी उसके पैसे भी बढ़ रहे हैं। तो इधर हम नीचे से ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे, यानी डायरेक्ट प्रपोर्शन है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। तो ये कौन सा प्रपोर्शन है हमारे पास, डायरेक्ट प्रपोर्शन है, यानी तनासब रास्त है। अब देखिए इसको हल करते हैं। पहले हम एक्स वाई रकम लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ भी लिखेंगे और ये वाली रकम यहाँ लिख लेंगे तो ये आपस में इक्वल हैं, तो इनका कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। तो देखें जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वो पहले और जहाँ एरो ख़त्म होता है वो रकम बाद में, ठीक है। और 2 रेशोज़ ये किस में चेंज हो जाएंगी, इक्वल में। और यहाँ से एरो स्टार्ट होता है वो पहले, जहाँ एरो ख़त्म होता है वो बाद में, ठीक है। अब देखें कि ये 12/7 हम वैसे का वैसे लिख लेते हैं। ये x/140 है ना, 140 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 7 का टेबल 2 तक पढ़ें, 7 2 14, ये 0, और 12 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 240। तो जो 12 kg पोटैटोज़ हैं उनकी कीमत क्या आ रही है, 240, ठीक है। पोटैटोज़ बढ़े तो उनकी कीमत भी बढ़ गई। अब हम देख लेते हैं
एक्सरसाइज 1.13 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फॉर 10 हॉर्सेस के 10 घोड़ों के लिए 12 kg 400 ग्राम ऑफ फूड के 12 किलोग्राम और 400 ग्राम फूड है इज़ रिक्वायर्ड डेली, रोज़ाना के लिए, इन दी सेम प्रपोर्शन, यही अगर खुराक की मिकदार रहे, हाउ मच फूड विल बी नीडेड फॉर 16 हॉर्सेस, के यही अगर खुराक रहती है तो 16 अगर घोड़े हो जाएं तो फिर कितनी खुराक लगेगी, ठीक है, डेली की। तो देखें यहाँ पर 12 kg 400 ग्राम आ रहा है फूड, ठीक है। तो पहले हम ये जो kg है एक तरफ और दूसरी तरफ ग्राम, इन दोनों का यूनिट्स एक कर लेंगे, जैसे शायद हमने 1.11 में किया था। तो 1 kg में होता है 1000 ग्राम्स, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये बन जाएगा 12000 ग्राम, और इसके अंदर 400 ग्राम्स को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 12400 ग्राम्स। अब ये हमारे पास दोनों यूनिट्स सेम हो चुके हैं, 1 kg और 1 ग्राम्स में था। अब देखें यहाँ पर हॉर्सेस से पहले 10 है, यहाँ पर हॉर्सेस से पहले 16 है, तो एक तरफ तो आ जाएगा हॉर्सेस और दूसरी तरफ है हमारे पास कि हाउ मच फूड, ठीक है। एक फूड उन्होंने ये दिया है और दूसरी फूड हमें उन्होंने पूछी है कि अगर अब 16 घोड़े हो जाए, पहले घोड़े कितने थे 10, और वो डेली उनकी खुराक थी ये, तो अब अगर 16 घोड़े हो जाएं तो अब उनको कितनी खुराक दरकार होगी। तो देखें, तो हॉर्सेस मैंने आपको बताया ना कि पहले 10 है फिर 16 है, और खुराक पहले ये जो हमने ग्राम्स में चेंज की 12400 ग्राम है, और अब हमने खुराक मालूम करनी है कि अब घोड़े 16 है। अच्छा देखें कि 10 हॉर्सेस जो थे वो 12400 ग्राम्स खुराक खा रहे थे। तो यहाँ पर देखें कि जब घोड़ों की तादाद बढ़ेगी, आप यहाँ पर नंबर ऑफ हॉर्सेस भी लिख सकते हैं, नंबर यहाँ पर तादाद के लिए लिखा जाएगा। तो अगर अब घोड़े ज़्यादा हैं तो खुराक भी ज़्यादा लगेगी, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। एक्स वाले में तो मैंने कहा हमेशा ऊपर की तरफ एरो, तो ये एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो एरो इधर भी ऊपर की तरफ, इन्वर्स जब होगा तो एक एरो ऊपर एक एरो नीचे। तो देखें अब इन्हीं के मुताबिक हम इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, एक्स पहले, जहाँ एरो ख़त्म हो रहा है वो बाद में, यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है पहले और यहाँ एरो ख़त्म हो रहा है ये रकम बाद में। अब ये x ओवर 12400 है ना, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस रकम के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इस रकम के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें ये 0 से अगर हम 0 को कट कर देते हैं तो बाकी ऊपर बचता है 16 और इधर बचता है 1240। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19840 ग्राम्स। अब ये 19000 है ना, तो इसको हम ग्राम्स, ये किलोग्राम में लिख सकते हैं। अब 1000 पूरा होता तो 1 kg बनता ना, तो ये 1000 ग्राम है, तो ये 840 है, ये किलोग्राम नहीं बन सकता, इसलिए ये किलोग्राम से कम है, तो इसको हम ग्राम्स में लिखेंगे 840 ग्राम्स, ठीक है। 19840 ग्राम है ना, तो 19000 तो हो गया हमारे पास 90 किलोग्राम। अगर 19000 लिखेंगे तो वो ग्राम्स में आ जाएगा, और 840 को हमने ग्राम में अलग कर दिया। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 16 क्विंटल्स ऑफ बीन इज 40,400 रुपीज़, हाउ मच विल 4 क्विंटल्स कॉस्ट, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्विंटल्स ऑफ बीन, या क्विंटल से पहले 16 आ रहा है, इधर भी क्विंटल से पहले 4 आ रहा है। तो एक तो हमने ये लिखने हैं सवाल में, यानी कि क्विंटल, दूसरा रुपीज़, और यहाँ का है हाउ मच, कितने, विल 4 क्विंटल कॉस्ट, कि कितने पैसे लगेंगे 4 ये जो क्विंटल आएंगे। क्विंटल एक पैमाइश का किसी भी चीज़ के, ये यानी कि पैमाइश करने का एक ऐसा बर्तन जिसमें 100 kg कोई भी चीज़ आ जाए, ठीक है। बीन का मतलब ये जो ना फलियाँ हैं, तो अब हम लिख लेते हैं ये क्विंटल्स ऑफ बीन, ये लिख लिया। ये कितने थे 16, और ये कितने के थे यहाँ पर देखें इज़ 40,400, ये पहली लाइन में है तो ये पहली लाइन में आएगा यहाँ पर 40,040। अब हाउ मच विल 4 क्विंटल, तो 4 क्विंटल्स अब आए और इसकी कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। तो देखें अगर 16 बॉक्सेस थे तो वो कितने के थे 40,400 के, और अब ये कम हो गए तो इनके पैसे भी कम हो जाएंगे। तो एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है।
एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ भी बढ़े, एक चीज़ कम हो दूसरी चीज़ भी कम हो, दोनों बढ़े या दोनों कम हो, तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक बढ़े दूसरी कम हो, ये होता है इनवर्स। तो चलें एरो दोनों के ऊपर की तरफ, इसमें तो वैसे भी ऊपर की तरफ मैंने कहा कि एक्स, जिसमें एक्स आ जाए, और अगर दोनों मिकदारें बढ़ रही हों या दोनों कम हो रही हों तो एरो ऊपर, एक बढ़े एक कम हो फिर एक एरो नीचे। देखिए यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, एक्स पहले, यहाँ पे एरो खत्म हो रहा है 40,400 नीचे, यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है 4 पहले, यहाँ खत्म हो रहा है 16 बाद में। अब देखें एक्स ओवर 40,400 है, ये डिवाइड हो रहा है, ये इस तरफ इस रकम के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें इसको अब हम कट करते हैं 2 के टेबल पे, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4 0, 2 2 जार 4 0 और 0 वैसे। अब देखें 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 0, 2 1 जार 2 0 वैसे 0 वैसे, और ये 4 1 जार 4। 10,100 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा 10,100। तो 4 जो क्विंटल है उसकी प्राइस है 10,100। देखा, अब ये भी कम हो गई। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज़ डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, कि अगर एक टॉफ़ियों का बॉक्स है, डब्बा है, जिसको हमने 24 बच्चों में तकसीम किया है, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, तो हर बच्चे को 5 टॉफ़ियाँ मिली हैं। हाउ मैनी ईच विल गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाय 4, कि अब अगर हम 4 बच्चों को रिड्यूस कम कर दें तो फिर हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि चिल्ड्रन, यहाँ पर भी चिल्ड्रन आया। ठीक है, तो जो 2 बार आया उसको हम पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसके बाद स्वीट्स है यहाँ पर हाउ मैनी ईच विल गेट, कि वो कितनी हासिल करेगा स्वीट्स, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर ऑफ स्वीट्स। अब देखें कि पहले बच्चे थे 24 और हर एक को कितने हैं 5 स्वीट्स, और अब 4 रिड्यूस हो गए 24 में से 4 को जब हम माइनस करेंगे, 4 बच्चे अब नहीं हैं, तो वो भी कितना बचेगा, ये 20। अब हर बच्चा कितनी टॉफ़ी हासिल करेगा, बॉक्स वही है स्वीट्स का। ठीक है, तो देखें अगर 24 बच्चे थे तो हर बच्चे को 5 टॉफ़ियाँ मिल रही थी, अब बच्चे कम हो गए तो टॉफ़ियाँ उनको ज़्यादा मिलेंगी ना, बच्चे जो कम हो गए तो टॉफ़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी। तो एक्स वाले में मैंने कहा हमेशा एरो ऊपर। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ ज़्यादा थे और यहाँ कम हो गए, इसके कम होने से ये बढ़ जाएंगे, स्वीट्स अब उनको ज़्यादा मिलेंगी। तो एक चीज़ कम हो रही है और एक चीज़ बढ़ रही है, तो एरो नीचे की तरफ इन्वर्स लगेगा। अब देखें कि एक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरो पहले और यहाँ एरो ख़त्म हो रहा है यहाँ 5 बाद में। अब यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है 24 पहले और यहाँ एरो ख़त्म हो रहा है 20 बाद में। अब देखें 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें 5 1 जार 5, 5 का टेबल 4 तक अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या हासिल होता है 20, तो ये 20 कट। अब ये 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, 6 1 जार 6, तो अब हर बच्चे को 6 स्वीट्स मिलेंगी। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ 2 men take 10 days to cut a tree, 2 men, MEN आए तो आदमी के लिए, MEN आए तो आदमियों के लिए। ठीक है, तो इफ़ 2 men, अगर 2 आदमी 10 दिनों में एक दरख्त को काटते हैं, हाउ मैनी डेज विल 4 men take to do the same job, उसी दरख्त को, सेम जॉब के उसी दरख्त को काटने के लिए अगर हम 4 आदमी अब कर दें, पहले कितने थे 2, 4 आदमी कर दें, तो अब हाउ मैनी डेज, तो कितना दिन उसको काटने में लगेंगे। अब देखें मैन से पहले क्या आ रहा है यहाँ पर 2 और यहाँ मैन से पहले क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पर हम पहले क्या लिख देंगे मैन, ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड है। उसके बाद पहले डेज के साथ 10 और फिर हाउ मैनी, तो डेज यहाँ 10, हाउ मैनी की जगह x। अब देखें इफ़ 2 men take 10 days, 2 men take 10 days, उसके बाद हाउ मैनी डेज विल 4 men take, ये 4 men और हाउ मैनी की जगह x वाले में मैंने कहा हमेशा एरो ऊपर। अब हम इनके दरमियान देखेंगे कितना कौन सा बनता है। 2 men थे तो 10 डेज में उन्होंने ट्री को कट किया था। अब मैन कितने हो गए 4, जब लोग ज़्यादा हो जाएंगे और वक्त फिर कम लगेगा, जब लोग ज़्यादा मिलके वही काम करेंगे तो फिर डेज कम लगेंगे, और वैसे भी मैन और डेज में हमेशा इन्वर्स होता है। तो अब देखें जब एक चीज़ यहाँ पर बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है उसी मिकदार से, तो एरो ऊपर से नीचे की तरफ इन्वर्स का। अब x यहाँ पर, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है पहले, जहाँ एरो ख़त्म हो रहा है वो बाद में, यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है पहले, यहाँ एरो ख़त्म हो रहा है ये बाद में।
अब देखें कि ये 10 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इस रकम के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके। अब देखें 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10 एंड 2 1 ज़ार 2, 5 1 ज़ार 5। तो अब 5 डेज उन्हें लगेंगे, पहले कितने लग रहे थे, 10 डेज। अब आदमी 4 हैं तो फिर डेज 5 हो गए। अब इसका हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 1 पर्सन टेक्स 10 डेज टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम अ गार्डन, अगर एक आदमी 10 दिनों में एक बाग से सेब पिक करता है, उठाता है, हाउ मैनी डेज विल टेक 5 पीपल टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम द गार्डन। अब आदमियों की तादाद 5 हो गई अब, और 5 दिनों में बाग से अगर आदमी सेब उठाते हैं तो फिर उनको कितने दिन लगेंगे, क्योंकि एक आदमी को तो 10 दिन लग रहे हैं। तो देखें यहाँ पर पर्सन तो यहाँ पर पीपल, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि ये एक था तो पर्सन, यहाँ पर पीपल, लोग ज़्यादा हो गए तो ये फिर यहाँ पर पर्सन नहीं लिख सकते थे, पीपल लिख दिया सवाल में। तो हम पहले लिख देते हैं नंबर ऑफ़ पर्सन, उसके बाद देखें हाउ मैनी डेज, तो ये जो चीज़ फाइंड करनी है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब देखें कि नंबर ऑफ़ पर्सन पहले कितना है, 1, और उसको दिन कितने लग रहे हैं, 10, उसके बाद पीपल 5, और इनके हमने डेज फाइंड करने हैं। तो एक्स वाला में हमेशा तनासुब रास्त यानी एरो ऊपर। अब एक आदमी था तो उसको 10 दिन लग रहे थे, अब 5 अगर आदमी हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे तो उन्हें कम दिन लगेंगे, ठीक है, लोग ज़्यादा मिलकर कोई काम कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा लोग होंगे तो जल्दी काम हो जाएगा और उनके टाइम कम लगेगा। तो देखें इसमें इन्वर्स ऊपर से नीचे की तरफ। अब यहाँ पर देखें एक्स, यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एरो ख़त्म हो रहा है 10, यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है 1 और यहाँ एरो ख़त्म हो रहा है 5। अब देखें कि ये 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस रकम के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2। तो अब 2 डेज़ में वो आदमी एप्पल्स गार्डन से पिक कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट इसका क्वेश्चन है। तो ये है इफ़ 1 पर्सन टेक 7 डेज टू क्लीन अ हाउस फ्रॉम बग्स, कि अगर एक आदमी 7 दिनों में घर को बग से क्लीन करता है, हशरात कीड़े मकोड़ों से साफ़ कर लेता है, हाउ मैनी डेज विल टेक 7 पीपल टू क्लीन द हाउस फ्रॉम बग्स। अगर 7 लोग हों तो फिर घर कितने दिनों में वो साफ़ कर लेंगे बग से, यानी कीड़े मकोड़ों से। तो देखें इसके अंदर भी यहाँ पर देखें 1 पर्सन एंड 7 डेज, ठीक है, और फिर 7 पीपल एंड हाउ मैनी डेज। तो देखें जो पहली लाइन है पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन पहले 1, फिर कितने 7, डेज पहले कितने 7 और दूसरे हमने फाइंड करने हैं एक्स। अब देखें कि एक आदमी को 7 दिन लगते थे, अब 7 आदमी अगर हो जाएंगे तो उनको दिन कम लगेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है। देखिए पहले एक है, अब बढ़ रही है, तो और दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। तो ये इन्वर्स, यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है एक्स पहले, यहाँ एरो खत्म हो रहा है 7 बाद में, यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है 1 और यहाँ एरो खत्म हो रहा है 7। अब देखें ये 7 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7, 1 1 ज़ार 1। तो अब 1 डे में वो घर को क्लीन कर लेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।